द राजूज पधारो सा। प्रति सप्ताह की तरह आज भी एक खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में। कांच की दीवार के उस पार हॉट सीट पे हैं सवार। आज जो मेहमान हमारे स्टूडियोज में पधारे हैं, बल्कि मैं उनका परिचय अब क्या कह के दूं कि वो अधिकांश लोगों में कुछ और परिचय से जाने जाते हैं। वो भूत, पलीत, चुड़ैल, प्रेत भगाने वाले बाबा जी के नाम से ज्यादा विख्यात हैं। आप हैं सीनियर प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष, मानसिक रोग विभाग, मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर। डॉक्टर जी.डी. कूलवाल। डॉक्टर जी.डी. कूलवाल साहब अपना 72वां जन्मदिन मनाएंगे। अब से करीब 10 बरसों के बाद। तो बगैर वक्त जाया किए खुशामदीद कहते हैं और कहना चाहते हैं, पधारो सा। डॉक्टर कूलवाल साहब, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर कूलवाल साहब, मैं पहला सवाल आपसे जो करना चाहता हूं वो ये है कि आपके इतने कूल रहने की एक तो वजह, और उसके लिए कूल रहने के लिए क्या करते हैं आप? ऐसा सब नाम कूलवाल है, और बाकी जो अंदर का जो मन है और जो भावनाएं जो दी है मेरे परिवार वालों ने, मेरे फादर मदर ने, तो वो भावनाएं हैं और उनकी जो सीख रही है जिंदगी भर शांत रह करके और अपने तरीके से काम करना, बड़ों की रेस्पेक्ट, छोटों को प्यार और गरीब को कभी सताना नहीं, ये जो मूल मंत्र मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दिया था, ये उसी के दम पर है। बाकी तो जैसा रूटीन सबका होता है, वही खाना, वही सोना, वही पीना। हमने आपको कभी उग्र होते हुए नहीं देखा, पर कोशिश करता हूँ कि योगा, आसन और थोड़ा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक का कुछ समय निकाल के और उससे अपने आप को मैनेज करूँ, ताकि अंदर की जो एंग्जाइटी है, जो छोटे मोटे तनाव जिंदगी में महसूस होते हैं, उनका इम्पैक्ट दूसरों के सामने महसूस ना हो। अरे वाह! तो ये कितना बढ़िया आपने एक मंत्र हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दिया है। लाखों श्रोता इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं, रेडियो के जरिए भी और ऐप के जरिए भी, पूरी दुनिया भर में जो मोहब्बत करते हैं एफएम सन सिटी से। डॉक्टर साहब, भूत, पलीत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, ये भगाने वाले बाप जी माने जाते हैं। आप कैसा लगता है आपको? ऐसा सब मैं जो दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं, मानसिक रोग बीमारियों के इलाज का प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि मरीज ठीक हों। क्योंकि हमारे समाज में आज भी जो है मानसिक रोगों के बारे में प्रचलन है कि ये भूत, प्रेत, चुड़ैल वगैरह इन तरह की उससे लगने से, टोना टोटका से और जादू टोना से होता है। इसलिए लोग मानते हैं कि साहब डॉक्टर साहब के पास ठीक हो गया तो इन्होंने जादू कर दिया या इन्होंने चुड़ैल हटा दिया या भूत भगा दिया, जबकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। ये सब मानसिक रोग हैं जो कि एक रासायनिक चेंज होते हैं शरीर में, उससे होता है, दवाइयों से हम उसको ठीक करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, कभी इस तरह की अदृश्य शक्तियों का सामना आपको करना पड़ा? मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया जिसको हम कह सकें, पर ऐसा है जरूर, जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कभी कभी जिससे ऐसा लगता है कि शायद कुछ है, पर कौन है, कैसा है, क्या है, ये कहना संभव नहीं है। आपने जैसा कि फरमाया कि ये केमिकल परिवर्तन होते हैं जी, तो जाहिर सी बात है, आप जैसे लोग जब विशेषज्ञ समझाते हैं इन बातों को, तो जब कोई गम की या दुख की या इस तरह का अवसाद किसी इंसान को सामना करना पड़ता है, तो उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगते हैं, ज़ारो कतार वो रोने लगता है, या फिर ऐसे रासायनिक स्राव होते होंगे भीतर जो खुशी का एहसास करवाते हैं जी। तो इन हालात में, इन परिस्थितियों में, जब खासकर के साहब चुड़ैल लाग गई, उन्हें भूत लाग गई और छेड़ो लाग गई हो,
तो इनके लिए भी कोई रासायनिक प्रवृत्तियां, ऐसी क्या परिवर्तन होता होगा, जरा सा हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहता हूं। शरीर में खासतौर से जो दिमाग में केमिकल्स हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनके बैलेंस से, उनके संतुलन से ही हमारा मानसिक स्थिति चलती है। जब उन केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स में जब बदलाव आ जाता है, उनमें अचानक बहुत कमी या बहुत तेजी आ जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो असामान्य व्यवहार में प्रदर्शित होता है। गुस्सा करना, ज्यादा बोलना, अवसाद में चले जाना, वायलेंट हो जाना, गाली बोल देना, तोड़-फोड़ कर देना, सामाजिक व्यवस्था के विपरीत व्यवहार करने लग जाना, एक सामाजिक प्रोटोकॉल से हट करके बातचीत और व्यवहार करने लग जाना, ये सब उसकी वजह से होता है, इम्बैलेंसिंग। और वो इम्बैलेंस कितने लेवल पे होता है, किस लेवल पे होता है, किस तरह से होता है, और साथ में बाहर की परिस्थितियां आदमी को किस तरह से मैनेज कर रही हैं, उस पे सारा मिलकर के और फिर उस आदमी का व्यवहार बदलता है, जिसको हम वापस दवाइयों से उस केमिकल बैलेंस को ठीक करते हैं। साथ ही घर वालों को, परिवार वालों को इस सलाह भी देते हैं कि जो वातावरण है उसको भी संतुलित किया जाए, ताकि इसके दिमाग पर पूरा असर हो और ये सामान्य उसी स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में ये था। डॉक्टर जी.डी. कोलवाल साहब से अब जो हम सवाल करना चाहते हैं, असल में सवाल तो क्या है कि चाय की चुस्की के लिए हम निवेदन करेंगे डॉक्टर कोलवाल साहब से। तब तक हम एक गीत सुनना चाहते हैं डॉक्टर कोलवाल साहब की पसंद का। वो कौन सा गीत हो सकता है डॉक्टर साहब, जो अक्सर आप गुनगुनाते भी हैं? और एक है गाना रफी साहब का, पुकारता चला हूं मैं। आप गाते भी हैं डॉक्टर? कभी कभी। तो ये गीत, इसका मुखड़ा जरा सा गुनगुनाएंगे? पुकारता चला हूं मैं। भाभी जी ने कभी आपको उलाना नहीं दिया कि आप ऐसा ही गाते हैं? चलिए सुनते हैं। दूसरी औरत को बेहतर समझती है और हम औरतों को द राजूस समझते हैं, जहां है अट्रैक्टिव डिजाइनर लहंगा, सलवार सूट, कुर्तीज, डिजाइनर साड़ीज, पार्टी, ब्राइडल और राजस्थानी पोशाक। पधारे द राजूस, गांधी मैदान के सामने, सरदारपुरा। FM सन सिटी के इस मंच पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द राजूस पधारोसा, और आज पधारोसा हम कह रहे हैं सीनियर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष मानसिक रोग विभाग, मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर, डॉक्टर जी.डी. कोलवाल। कोलवाल साहब, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। जब इस तरह की बातचीत चली पड़ी है तो कुछ एक और जिज्ञासाएं हैं मेरी डॉक्टर साहब, बल्कि मैं उन लाखों श्रोताओं की जिज्ञासाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये प्यासी आत्माओं का भटकना या किसी के पिंड में किसी की आत्मा का प्रवेश कर जाना और वो ऊल जुलूल हरकतें करना, क्या ये मुमकिन है? एक मैं चिकित्सक की नजर से जानना चाहता हूं। चिकित्सक की नजर से देखें तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ये सारा कुछ जो है परिस्थिति जन्य, और जो कि परिस्थिति बाहर की भी और शरीर के अंदर की भी, इनका जो संतुलन बिगड़ता है तब ऐसी परिस्थितियां और ऐसा व्यवहार पैदा होता है, जिसको हम कल्चरल भाषा में, हमारी सांस्कृतिक भाषा में जो हम कहते आए हैं कि चुड़ैल लग गई है, जादू टोना हो गया है, भूत प्रेत लग गया, ऐसा। तो क्या किसी आस्था स्थल की राख रगड़ने से या धागा बांधने से, मयूर पंख बांधने से ये ठीक हो जाता है? ऐसा है कि कहीं भी कोई व्यक्ति जब डरता है तो वो कोई काम करता है। खासतौर से जो धार्मिक भावनाएं हैं वो डर से थोड़ी ज्यादा उग्र रूप या गंभीर रूप ले लेती हैं, और वो उन चीजों को करने लगता है जो उसको सजेस्ट की जाती है कि उससे, ताकि उसका डर कम हो, उसके अंदर का जो तनाव है, एंग्जाइटी है, वो कम हो। तो उसको जो लोग सजेस्ट करते हैं, भाई ये दोहरा बांध लो, ये ताबीज कर लो, ये राख लगा लो, तिलक लगा लो, ये सब करने से होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये नहीं कह सकता मैं, पर उसके लगाने से उसके मन को कुछ समय के लिए तसल्ली होती है कि मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे साथ अब अच्छा हो जाएगा या मेरी परेशानियां दूर हो जाएगी, ऐसा वो सोचता है। यानी कि सकारात्मक सोच का जब संचार हुआ तो उसे भीतर से ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, अब मैं ठीक हो रहा हूं। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही चीज है। सकारात्मक विचारों का ही प्रवाह है जो आपके मानसिक स्थल को संतुलित बनाए रखता है। और यही एक तरीका है, चाहे वो दवाई के थ्रू है, चाहे वो जादू मंत्र के थ्रू है, जो हम कहते हैं उसका मूल मंत्र सकारात्मक विचार ही है। अब तीन परिस्थितियां आमतौर पर इस तरह की बातचीत का एक हिस्सा बन जाती हैं कि सूर्यास्त के समय या रात के 12 बजे के आसपास इत्र लगाकर
घर से निकलने के लिए बुजुर्गों ने मना किया है, एक बात। दूसरा है खुले बालों के या नंगे सर छत पर किसी कुंवारी कन्या का जाना खतरनाक साबित हुआ है, या किसी एक ऐसी खेजड़ी या किसी एक ऐसे हरे भरे दरख्त के नीचे आपने बैठकर पेशाब कर लिया है। ये 3 परिस्थितियां आपके सामने हैं कि कई मरीज आपको आके इन तर्कों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखते होंगे। ऐसा है साहब कि जब हम किसी भी चीज से पूर्वाग्रसित होते हैं, हमें मालूम है कि ऐसा होता है तो इसलिए ऐसा हो जाता है, खिचड़ी के नीचे जाएंगे तो कुछ भूत लग जाएगा, या हम कहीं इस जगह पेशाब कर देंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, या ऐसा कुछ लग जाएगा हमारे साथ में, क्योंकि हम उन सब चीज़ों से पूर्वाग्रसित होते हैं। और जब हम पूर्वाग्रसित होते हैं और किसी परेशानी में, जब अनजाने में हम कहीं जाकर के इस तरह की कोई एक्टिविटी कर देते हैं जिसका हमें उस समय तो नहीं मालूम होता है, पर जब हम उसको याद दिलाया जाता है तब हमें वो लगता है कि जैसे पता नहीं हमने कुछ कर दिया है, और अब वो व्यवहार दिमाग में इतना तनाव के रूप में ग्रसित हो जाता है कि उसका जो सोच है वो बिल्कुल डायरेक्शन बदल देता है, और एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार की तरफ उसका सोच बदल जाता है, जिससे वो उटपटांग हरकतें करने लगता है, जिसको फिर बाद में लोग भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। ओके, तो शायद डॉक्टर कोलवाल साहब इस तरह की जो ऊट पटांग हरकतें हैं, इन्हीं के चलते कई आस्था स्थलों पर हमने देखा है कि बेड़ियों में जकड़े हुए मरीज या वो श्रद्धालु वहां पड़े रहते हैं कई दिन तक। जी, इनके लिए क्या है? या कई ग्रामीण अंचलों में भी हमने देखा है कि इस तरह के मानसिक रोगियों को जंजीरों से जकड़ के किसी पेड़ के या किसी खाट के पाए से वो बांध दिए जाते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताओं में ये है कि यदि किसी के शरीर में भूत प्रेत आ गया है, जो कि वास्तव में नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन ही है, पर यदि भूत प्रेत आ गया तो वो असामान्य व्यवहार करेगा और वो स्वयं को और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा उनकी मान्यता दिमाग में होती है सभी के लिए। तो ये किसी को नुकसान करे, इससे बढ़िया कि इसको बांध दो, ताकि ये अलग थलग पड़ा रहेगा। जीने के लिए इसको रोटी चाहिए तो रोटी इसको दे देंगे, तो उसको रोटी वो डाल देते हैं, दूर से सरका देते हैं, जैसे फेंक देते हैं या थाली भर के सरका देते हैं, जिससे कि उनको तसल्ली होती है घर वालों को, अब ये कोई व्यवहार गलत नहीं करेगा, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी बीमारी से, उसके व्यवहार से, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए ये बीड़ियों में बांधना, या वहां ले जाके दरगाह पे बांध देना, या मंदिर में पुजारी के पास बांध देना, या कहीं भी ले जाके रख देना और उसको राख मल देना, या कोई भी जो भी सो कॉल्ड जादू टोटा का जो भी कराते हैं, वो उसका हिस्सा होता है। जबकि वो सुरक्षा एक्चुअल में अपनी करते हैं, वो मरीज की सुरक्षा पे उनका ध्यान नहीं है। जी, मरीज की सुरक्षा के भी ध्यान दिया जाए तो उसका इलाज से वो ठीक होता है। हाँ। और ऐसे हजारों लाखों अनुभव हुए हैं जहां इस तरह के मरीजों को लाया गया है और वो दवाइयों से एक निश्चित समय में ठीक भी हुए हैं। उन लाखों केसेस को आपने हैंडल किया है, कई अब तक की जिंदगी में आपने हजारों लाखों मरीजों की बातें सुनी हैं, उनको सही रास्ता दिखाया है। उन तमाम केसेस में से, लाखों केसेस में से कोई एक ऐसा केस इस वक्त आपके जहन में आ रहा हो जिसका उदाहरण आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा सकें कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला था? मैं एक केस मेरे को याद आता है, एक यंग लड़का था, 20-22 साल की उम्र रही होगी। उसके फादर कहीं काम करते थे बाहर और माँ के साथ वो रहा करता था। एक बार उसमें शुरुआत में जब इस तरह का असामान्य व्यवहार हुआ तो उन्होंने दिखाया अस्पताल में, इलाज हुआ, कुछ ठीक हुआ, कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम उन्होंने दवा बंद करके, जैसा कहते हैं जादू टोना में, देवी देवता में इधर उधर वो चले गए। इस आने के दौरान उसकी स्थिति काफी गंभीर हो गई। गंभीरतम स्थिति में उसको अस्पताल में हमारे यहाँ भर्ती कराया गया और गंभीरतम स्थिति उसकी इतनी हो गई कि वो कपड़ों में पेशाब कर देता, कपड़ों में लैट्रिन कर देता, कई बार तो वो लैट्रिन और पेशाब के हाथ अपने मुंह में भी ले लेता। इस स्थिति तक वो उसकी कंडीशन चली गई थी। खैर वो दवाई से कुछ ठीक हुआ। अंदाजन उम्र क्या रही होगी? 20-22 साल। ओहो। फिर वापस वो बिगड़ा, कुछ समय वो फिर वापस देवी देवता में, ऐसा करके उन्होंने 4-5 साल निकाल दिए। एक बार उसकी मदर मेरे पास उसको लेके आई कि साहब ये बिल्कुल खराब हो गया है, और इसके पापा तो रहते हैं गांव, कहीं सर्विस करते हैं, वहां उनका आना जाना कम होता है, मैं अकेली इस लेडी इसको संभाल नहीं पाती हूँ, आप कोई मरने की दवा हो तो इसको दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई मरने का काम तो हम ये ऐसा करते नहीं है, पर हम प्रयास करेंगे, कुछ नई दवाइयां आई हैं, कोशिश करेंगे, शायद ठीक हो जाए। हमने उसको दवाई शुरू करी साहब। दूसरे एक नई कुछ मेडिसिन उन दिनों में आई थी जिसके अच्छे रिजल्ट्स तय किए गए थे, वो दी। मतलब मेरे विश्वास से भी परे वो मरीज इतना ठीक हुआ, काफी ठीक हुआ, कई साल, महीनों सालों तक वो मेरे पास बराबर आता रहा। फिर उसने पढ़ाई भी करी, फिर बाद में उसने आना बंद कर दिया, तो मैं उसको भूल गया, प्रैक्टिकली मैं भूल गया कि वो आदमी, बच्चा कहाँ गया। हो गया होगा, मैंने कहा तो ठीक हो गया होगा, या हो सकता है कि पूरा ही खराब हो गया होगा, मेरे दिमाग में ये बात थी।
फिर जालोर में किसी कैंप में मैं एक बार गया था, वहां किसी के यहाँ कोई खाना था, तो कैंप ऑर्गेनाइजेशन से कहा साहब ये अपने डॉक्टर साहब की क्या खाना है, लंच यहाँ करो, चाहे लंच वहां कर लो, आप वहां लंच कर लेते हैं। हम वहां गए, जब खाना परोस रहे थे तो जो एक प्रश्न वाले सज्जन थे वो उसके पिताजी थे, अरे वाह, उस लड़के के। तो मैंने उनको पहचान लिया अचानक। अरे मैंने कहा आपका तो वो लड़का कैसा है? मेरे बहुत साल हो गए उसको देखे। उसने कहा साहब अब तो हम वो सारी चीजें पुरानी भूल चुके हैं, वो इतना ठीक है, उसने बाद में कोई एग्जाम दिया, उसमें उसने टॉप किया, क्या उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं और वो गांव में कहीं मेडिकल स्टोर चला रहा है। वो साहब अब हमें याद मत दिलाओ कि वो क्या स्थिति थी। क्या बात है, क्या बात है। तो कितना फख्र हुआ होगा आपको कि आज भी अगर यदि इस तरह के मरीज या इस तरह के पेरेंट्स अंधविश्वास से हटकर यदि दवाइयों पर यकीन करें, साइंस पर यकीन करें, चिकित्सा जगत पर यकीन करके उन्हें सुधारा जा सकता है। बहुत ऐसे मरीज सुधारे गए हैं, बहुत ज्यादा ऐसे मरीज सुधारे गए हैं। अभी 4 दिन पहले एक यंग लेडी जो 1 महीने पहले मुझे दिखा के गई थी, उसने कम से कम कोई जहां भी उसने दिखाया होगा 10-20 जगह दिखाया, यहाँ भी वो लास्ट आई साहब मैं आज लास्ट आपके पास आई हूँ। मैंने देखा, मेरे हिसाब से जो भी मेरे को उचित ट्रीटमेंट लगा मैंने दे दिया। 4 दिन पहले वो वापस आई थी कि साहब आपने क्या कर दिया ये? मैंने कहा क्या हुआ? मैं घबराया एकदम से, साहब चमत्कार हो गया, दवाई लेते ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई चोगा उतर गया है। क्या बात। और मैं तो एकदम परिवर्तन ही हो गया मेरे में, तो मेरी लाइफ ही बदल गई है सब सारी की सारी। तो ऐसे कई केसेस आते हैं तो जो जी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए दवाई का नियमित रूप से लेना ज्यादा जरूरी है। जी, सही मात्रा में दवाई का चयन हो और सही मात्रा में डोज में मतलब उसको दी जाए और निश्चित समय तक लिया जाए रेगुलर नियमित रूप से। साथ में जो उसके एसोसिएटेड चीजें जैसे जो कोई जो अलग गतिविधियां जैसे एक्सरसाइज हो या खान पीन में कुछ पाबंदियां हो, रहन सहन में कुछ परिवर्तन हो, इस तरह की सब चीजें की जाए तो मरीज बहुत बहुत हद तक ठीक होते हैं। डॉक्टर कोलवाल साहब, आपको इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की कैसे सूझी? ऐसा मैं जब पढ़ता था जी 9th-10th की क्लास में, जब मैं आया 9th में, तो मेरे फादर ये चाहते थे कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बने। तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती साइंस दिला दी उस समय, जैसा उनका सोच था कि मैं तो समझता नहीं था। फिर मैंने एक बार घर में विद्रोह कर दिया कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, और उन्होंने फिर मेरे को कहा अच्छा भाई ठीक है छोड़ दो, तुम जाओ स्कूल चले जाओ, तुम्हें जैसा करना कर देंगे। फिर वहाँ एक टीचर ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाया और उसके बाद मैंने साइंस कंटिन्यू करी और फिर मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, डॉक्टर बना। तो मेरे फादर का खासतौर से ये सोच था कि कुछ ऐसी विशेषज्ञता लो जो जिसकी वजह से समाज में लोग परेशान हो और जिसको हम कोशिश करके ठीक करने का जतन करें तो शायद कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को फायदा मिले, ताकि आपको ये लगे कि भाई मेरा डॉक्टर बनाना जो सोचना सपना था मेरा वो वास्तव में सफल हो, भाई मैंने बनाया तो मुझे तसल्ली हो कि भाई मैंने इसलिए बनाया और मेरे को ये वास्तव में मिला। क्या बात है। तो उस तहत मैंने फिर मानसिक रोग का मैंने ये चूज किया था। जी, और आज हजारों लाखों लोगों की दुआओं को बटोर रहे हैं डॉक्टर कोलवाल साहब। इस मोड़ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहते हैं डॉक्टर कोलवाल साहब। इस बार क्या सुनवाना चाहते हैं? रफी साहब का ही एक और गाना है, खोया खोया चांद। आइए सुनते हैं। जी। एक्टिव ब्राइडल वेयर, डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, राजस्थानी पोशाक और दूसरे वेडिंग वेयर्स के साथ ये है एक्सपर्ट ऑफ वेडिंग ड्रेसेस, दी राजूस, गांधी मैदान के सामने, सरदारपुरा। द राजूस, पधारो सा। आज हम पधारो सा कह रहे हैं वरिष्ठ प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट मानसिक रोग विभाग मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में तैनात हैं डॉक्टर GD कोलवाल साहब। कोलवाल साहब, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत कर, और इसी दिलचस्प मोड़ पर अब कुछ बचपन के पन्ने पलटना चाहते हैं। जी, बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए ना, बहुत संक्षेप में। मैं एक्चुअली एक बहुत ही मध्यम श्रेणी के परिवार को बिलोंग करता हूँ। पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश जयपुर की है। जयपुर में कहाँ? जयपुर में मेरा जन्म चांदपुल अस्पताल, चांदपुल बाजार में जो जनाना अस्पताल है जी, वहाँ का बताती है मेरी मदर। हाँ। और बहुत ही साधारण परिवार से मैं था उस समय। वो बहुत छोटा मोटा उनका बिजनेस था मेरे फादर का और ग्रैंडफादर का। हालांकि मेरे फादर उस समय के पोस्ट ग्रेजुएट थे उस जमाने के, और मदर मेरी जो थी वो लगभग अनपढ़ सी हैं, 1-2 क्लास पढ़ी होंगी, बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं बोल पाती, मारवाड़ी में बात करती। पर जो उन्होंने ब्रोटअप किया, जो उन्होंने जिस तरह से हमें परवरिश की, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों से भी ज्यादा शायद समझदारी उनकी थी। फिर मारवाड़ में कब आया?
मारवाड़ में मैं यहाँ 1992 में मैंने सहायक आचार्य के रूप में मानसिक रोग विभाग ज्वाइन किया था, और मैं उस समय शायद लगभग 35 साल के आसपास की मेरी उम्र रही होगी। तो जब आप पहली मर्तबा जोधपुर आए होंगे जी ज्वाइन करने के लिए, जी, उससे पहले भी आना जाना रहता होगा? नहीं, जोधपुर में उस समय पहली बार ही उतरा था ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल, जो 1992 मई 1992 23 मई 1992। जिस समय आप जयपुर गुलाबी नगरी से रवाना हुए जोधपुर ज्वाइन करने के लिए, तो आपके ज़हनो दिल में क्या था कि जोधपुर शहर कैसा होगा, किस तरह के लोग होंगे? उस समय जो हम सुनते थे, पढ़ते थे, जैसा लोग कहते थे कि भाई ये रेगिस्तानी एरिया है, पानी की बहुत कमी है, खुश्क वातावरण है, गर्मी बहुत होती है, एडजस्ट कैसे होगा, कैसे करेंगे। और परंतु मेरे फादर उस समय बहुत ही वो उत्साहित थे। उनका कहना यह था कि जो जिस शहर में तुम जाने की सोच रहे हो अभी, वो शहर अगले 20 साल बाद में राजस्थान का सबसे बढ़िया शहर बन जाएगा, ऐसा उनका उस समय सोच था। क्या बात है। उस पॉजिटिव थॉट मंत्र के साथ में मेरे को फादर ने रवाना किया इधर, और मैं समझता हूँ कि फादर की बात सही साबित हो रही है। आज की तारीख में जोधपुर शहर में जो चीजें हैं वो शायद राजस्थान किसी अन्य शहरों में भी शायद नहीं है, दुनिया में नहीं होगी। एक खास तौर पर तो आप और हम गिनवा ही सकते हैं कि यहाँ जो अपनायत है, जो मोहब्बत है, जो भाईचारगी है, वो शायद और किसी जगह देखने को ना मिले। डॉक्टर कूलवाल साहब, मैं बहुत संक्षेप में वक्त की तंगी की वो मद्देनजर रखते हुए निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि पढ़ाई के उस दौर से विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए एक साधारण परिवार से निकलकर इस मकाम तक आप पहुंचे हैं। अब यदि मैं यहाँ निवेदन करूं कि कुछ क्षणों के लिए आप पीछे मुड़कर देखें, अब तक की जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया? खोया बहुत सारा। जैसे जयपुर से बाहर यहाँ आकर के रहा तो चूंकि विकास का समय था, डेवलपमेंट की कोशिश थी, ग्रोथ करने की इच्छा थी, उस समय मैंने बहुत सारी चीजें खोई भी। समय से लोगों से नहीं मिल पाना, बचपन के दोस्तों से दूरियां हुई, परिवार वालों से भी दूरियां हुई। कुछ ऐसे दोस्त याद हैं आपको? जी बिल्कुल हैं साहब, जो बचपन में हम उस समय की जो लंबी चड्डियों में घुमा करते थे। एक आनंद बिहारी माथुर नहीं, कच्छों में बिल्कुल, चेक वाले कच्छों में जी बिल्कुल। आनंद बिहारी माथुर है, एक कैलाश अग्रवाल मेरे दोस्त है, एक गोपाल कुमावत था। बाद में जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो डॉक्टर दिनेश द्विवेदी है, चंद्रकांत चौधरी है। ये इस तरह के दोस्त हैं जो कभी दोस्त और भाई और मतलब उसमें कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि क्या है। कोई ऐसा दोस्त है जो आज भी आपको ए घनश्याम कहकर पुकारता हो? बिल्कुल है, डॉक्टर दिनेश है और चंद्रकांत चौधरी है। ये आज भी जीडी या कूलवाल नाम से नहीं बोलते हैं, सिर्फ घनश्याम। और एक मेरे टीचर हैं जो अब तक के इतने टीचर्स मेरे को मिले, उसमें से जयपुर में कार्डियोथोरेसिक विभाग के हेड थे, काफी बुजुर्ग हो गए हैं, डॉक्टर गौतम सेन साहब। वो उस समय भी और आज भी सिर्फ घनश्याम नाम से ही बोलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। जी जी, यकीनन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनसे बहुत सी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। कोई भी कुटाई हुई आपकी डॉक्टर साहब स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में एक बार मुझे याद है कि मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था, 5th स्टैंडर्ड में जी, तो जयपुर में एक तोफखाना देश स्कूल नाम से था। तो मैं आगे की रो में बैठता था, जमीन पे बैठते थे दरी पट्टी पे, और दूसरा तीसरा नंबर मेरा होता था। उस समय एक बार गणित के सवाल में मैं कहीं कुछ गलती कर गया, तो जो घंटी बजाने की जो डंडी होती थी, उससे हमारे टीचर ने उंगलियों के पीछे जो होती ना यहाँ पे ठोला, वहां लगा, ठोला जिसको बिल्कुल एग्जैक्टली वही वर्ड है। और उसका ये फायदा हुआ, हालांकि उस समय बहुत बुरा लगा था, दर्द भी हुआ था, रोया भी था, सब कुछ हुआ था, पर उसके बाद उस गणित पे इतना ध्यान दिया कि जब मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर में जब मैंने गणित का विषय चूज किया तो लोगों ने ताजुब किया, गणित तो लोग लेते ही नहीं है, और मैंने लिया और उस समय मेरे 85% मार्क्स आए थे। वाह, बिल्कुल आखिरी मोड़ पर हैं, और मैं आखिरी सवाल निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर जीडी कूलवाल साहब से कि यदि आपको मौका दिया जाए अगले जन्म में जी, तो क्या बनना चाहेंगे और कहां जन्म लेना चाहेंगे? वापस मैं मनोचिकित्सक ही बनना चाहूंगा। और जन्म क्या आप जोधपुर में लेना चाहेंगे? जन्म यही जगह, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं नजर आती मेरे को। क्या बात है। जोधपुर के लोगों की एक खासियत जी क्या है आपकी नजर में? वो ये अपनायत है, और मन से इतने बुरे नहीं है, जिसका कई बार कहते हैं ना जैसे लोग कि भाई ऊपर से ऐसे होते हैं, अंदर से शायद मन के भी यूं होते होंगे, ऐसा मैंने बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया। इक्का दुक्का आदमी जिंदगी में हर तरह का सब जगह मिलता है। जोधपुर के लोगों और मोटे तौर पे जोधपुर के लोगों की एक खामी, कोई ऐसी खामी जो आपको नापसंद हो कि भाई ये तो कम से कम नहीं होनी चाहिए?
ऐसा मैंने कभी क्या बात महसूस है। नहीं किया। बहुत आभार व्यक्त करते हैं आकाशवाणी जोधपुर और एफएम सनसिटी परिवार की ओर से यहाँ पधारने के लिए, खूब सारी दिलचस्प बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए शेयर करने के लिए डॉक्टर जी.डी. कोलवाल साहब, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष मनोरोग चिकित्सा विभाग, मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में तैनात डॉक्टर जी.डी. कोलवाल साहब, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। एक औरत ही दूसरी औरत को बेहतर समझती है और हम औरतों को द राजू समझते हैं।